जिस माँ ने पूरी उम्र घर को संभाला, उसी को एक दिन अपने ही घर में एडजस्ट करना सिखाया गया। क्या सच में माँ की कोई जगह नहीं रहती जब बहुएं और बेटे बड़े हो जाते हैं? पूरा सच जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नलिनी देवी 55 वर्षीय विधवा महिला 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ 3 मंजिला घर में रहती थी। पति का निधन वर्षों पहले हो गया था। उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही घर था, जिसकी पहली मंजिल पर उनका परिवार रहता था और ऊपर की 2 मंजिलें किराए पर देकर खर्चे पूरे होते थे। बड़ा बेटा करण बैंक में अधिकारी था। उसकी पत्नी प्रज्ञा और उसका 7 साल का बेटा आदित्य। उनका छोटा बेटा अरविंद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी को अभी केवल 10 महीने हुए थे और पत्नी वंदना। नलिनी देवी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीते जी घर के भीतर का माहौल इतना बिगड़ जाएगा। प्रज्ञा शुरू से ही घरेलू जिम्मेदारियों में नलिनी का हाथ बटाती थी। दोनों मिलकर पूरे घर को संभाल लेती, लेकिन वंदना के आने के बाद हालात बदल गए। वंदना लेट उठती, काम से जी चुराती, अक्सर मायके चली जाती और घर आए मेहमानों से भी कोई लेना देना नहीं रखती। कई बार नलिनी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटी, घर एक पेड़ की तरह होता है, सब मिलकर पानी देंगे तभी यह हरा भरा रहेगा। लेकिन वंदना हर बार बहस करती और रो रो कर अपनी माँ को फोन कर देती। फिर उसकी माँ नलिनी को फोन पर बहुत ही सुनाती। आप मेरी बेटी से इतने काम करवाती हो जैसे वह कोई नौकरानी हो। वह घर में बहू बनकर आई है, दासी बनकर नहीं। नलिनी को लगता है जैसे कोई उसके गले में बड़ा पत्थर बांधकर गहरी नदी में धकेल दिया हो। शुरू में प्रज्ञा हर काम खुशी खुशी करती, लेकिन जब उसने देखा कि वंदना हर जिम्मेदारी से बचती है और उसकी माँ उल्टा नलिनी को ही दोष देती है, तो उसके मन में भी कड़वाहट आने लगी। अब वह भी कभी कभी काम से मुंह मोड़ लेती और किसी भी बात पर अपनी माँ को फोन कर शिकायत कर देती। माँ, यहाँ मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। वंदना तो दिन भर मजे करती है और सारा बोझ मुझ पर आ जाता है। उसकी माँ अपनी बेटी की कमजोरी देखकर तुरंत फोन करती, नलिनी को डांट देती। इन्हीं हालातों में प्रज्ञा को टाइफाइड हो गया। नलिनी ने घर का सारा बोझ अकेले संभाला। वंदना मदद करने के बजाय मायके जाकर बैठ गई। नलिनी ने सोचा था कि कम से कम इस बार सबको उसकी मेहनत दिखेगी, लेकिन उल्टा हो गया। प्रज्ञा जब मायके गई और वहां उसकी माँ ने बेटी की हालत देखी तो तुरंत नलिनी को फोन कर सुनाने लगी, समधन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी, फूल जैसी बच्ची की यह हालत कर दी आपने। लेकिन मैं जानती हूँ, भला कोई सास बहू का भला चाहती है क्या? नलिनी कुछ कहती, उससे पहले ही फोन काट दिया। उस पर उसके मन में जैसे किसी ने तेज धार का वार कर दिया हो। जिस बहू को मैंने अपनी बेटी समझकर इतने साल संभाला, उसी की मां मुझ पर उंगली उठा रही है। शाम को करण और अरविंद घर लौटे। नलिनी ने दोनों को बुलाकर सारी बात बताई। उम्मीद थी कि बेटे उसकी पीड़ा समझेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। करण ने माँ से कहा, इसमें प्रज्ञा या उसके माता पिता की क्या गलती? उदिता भी बहू है, आप दोनों को बराबर समझना चाहिए। अरविंद ने जोड़ा, भाभी मायके जाकर बैठ गई, इसमें वंदना की क्या गलती? वह तो यहाँ थी ही नहीं। करण फिर बोला, माँ, आप हर छोटी बात को दिल पर क्यों ले लेती हो? अगर घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है तो उसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? आखिर दोनों बहूएं हैं, कोई न कोई कमी आप में भी होगी। यह सुनते ही नलिनी देवी का चेहरा जैसे पत्थर हो गया।
जिन बेटों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरविंद ने भी धीमे स्वर में कहा, माँ, अब जमाना बदल गया है, हर किसी को अपना तरीका होता है। वंदना को अगर थोड़ा समय चाहिए तो इसमें बुरा क्या है? नलिनी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या इस घर में मेरी कोई जगह नहीं? करण ने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है माँ, बस आप थोड़ा एडजस्ट करना सीख लीजिए। यह शब्द सुनते ही उनके दिल में तीर की तरह चुभ गया। 35 साल तक इस घर को सींचने के बाद आज उन्हें एडजस्ट करना सिखाया जा रहा था। उस रात नलिनी देवी अपनी छत पर काफी देर तक बैठी रही। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके भीतर आग सुलग रही थी। उन्हें अपने दिवंगत पति की बातें याद आ रही थी, जिन्होंने घर बनवाते समय कहा था, यह घर तुम्हारी ढाल होगा, बुढ़ापे में कोई तुम्हें आग नहीं दिखा सकेगा। अगली सुबह उन्होंने एक फैसला कर लिया। कुछ दिनों तक उन्होंने चुपचाप सब देखा, सुना और सहा। फिर एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और शांत स्वर में कहा, मैंने तय किया है कि ऊपर की दोनों मंजिलें मैं बेच दूंगी। करण चौंक गया, माँ, यह आप क्या कर रही हो? वही तो हमारी अतिरिक्त आय है। नलिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, वह मेरी आय है। इस घर की रजिस्ट्री अभी भी मेरे नाम है और अब मैं उस पैसे से अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट लूंगी, जहां मैं शांति से रह सकूं। अरविंद घबरा गया, माँ, लोग क्या कहेंगे कि बेटे हुए माँ अलग रह रही है। नलिनी की आंखों में नमी थी, पर आवाज मजबूत थी। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर ही तो मैंने सारी उम्र काट दी। अब मैं यह सोचूंगी कि मुझे क्या चाहिए। प्रज्ञा और वंदना दोनों सन्न रह गई। उन्हें लगा था कि नलिनी हमेशा की तरह चुप रहेगी। कुछ ही महीनों में ऊपर की मंजिलें बिक गईं। नलिनी ने पास के ही इलाके में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। वहां उन्होंने अपने जैसी कुछ और विधवा महिलाओं को साथ में मिलाकर एक छोटा सा सिलाई और टिफिन सेंटर शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फिर रौनक लौट आई। इधर घर में असली परीक्षा शुरू हुई। अब न तो सुबह की चाय अपने आप बनती थी, न ही बच्चों की जिम्मेदारी कोई चुपचाप उठा लेता था। प्रज्ञा और वंदना दोनों को समझ आने लगा कि जिस औरत को वे सामान्य समझती थी, वही उस घर की असली नींव थी। एक दिन आदित्य ने मासूमियत से पूछा, दादी कब आएंगी? मुझे उनकी कहानियां सुननी है। करण की आंखें झुक गईं। कुछ हफ्तों बाद दोनों बेटे माँ के फ्लैट पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने आत्मविश्वास से भरी नलिनी देवी खड़ी थी। करण की आवाज भर्रा गई, माँ, घर आपके बिना घर नहीं लगता। नलिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है। जब रिश्तों की कद्र होगी तभी घर फिर से घर बनेगा। आज फैसला बेटों के हाथ में था। क्या वे अपनी माँ को सिर्फ जिम्मेदारी समझेंगे या उस जड़ को पहचानेंगे जिसने पूरे परिवार को खड़ा किया? सवाल आपके लिए, क्या कभी कभी माँ को भी अपने आत्मविश्वास के लिए कठोर फैसला लेना चाहिए या उसे हर हाल में चुप रहना चाहिए? अपने विचार जरूर लिखें। अगर आप नलिनी देवी की जगह होते तो क्या करते? चुप रहते या आत्मसम्मान के लिए अलग रास्ता चुनते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधे राधे।